यहाँ पर हम बात करेंगे पंजीकरण का प्रमाण पत्र। और यहाँ पर देखिए सेक्शन 9 के अनुसार रजिस्ट्रार सेक्शन 8 के तहत ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने के बाद पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा, जो इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि एक ट्रेड यूनियन विधिवत पंजीकृत है, लीगली क्या है, रजिस्टर्ड है। ट्रेड यूनियन साक्ष्य के रूप में यानी एविडेंस के रूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है यह कि इस अधिनियम के तहत सही तरीके से पंजीकृत है। अब जो है पंजीकरण को रद्द करना, सेक्शन 10 के अनुसार एक ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को रद्द या वापस लिया जा सकता है, या ट्रेड यूनियन के अधिनियम जो ट्रेड यूनियन के आवेदन को इस तरह से सत्यापित वेरीफाई किया जा सकता है जैसे कि निर्धारित किया गया हो। जहां रजिस्ट्रार संतुष्ट है कि प्रमाण पत्र जानबूझकर धोखाधड़ी या गलती से प्राप्त किया गया है, या ट्रेड यूनियन का अस्तित्व समाप्त हो गया है, या रजिस्ट्रार के अन्य नोटिस ने अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है, और यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट है कि एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्यों की अपेक्षित ठीक रिक्विसाइट संख्या समाप्त हो गई है, तो ट्रेड यूनियन भी समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 11 अपील के बारे में। अधिनियम की धारा 11 के अनुसार रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने से इनकार करने या पंजीकरण वापस लेने आदि से व्यथित कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय में एक अपील दायर कर सकता है, जहां ट्रेड यूनियन मुख्यालय एक प्रेसिडेंसी शहर की सीमा के भीतर स्थित है, या जहां प्रावधान कार्यालय किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो किसी श्रम न्यायालय या किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र ज्यूरिडिक्शन में आता है। उस न्यायालय या न्यायाधिकरण जैसा भी मामला हो जहां प्रधान कार्यालय किसी भी क्षेत्र में स्थित हो, ऐसे न्यायालय में जो मूल अधिकार क्षेत्र के प्रधान सिविल न्यायालय के अतिरिक्त या सहायक न्यायाधीश के न्यायालय से कम न हो, जैसा कि उपयुक्त सरकार नियुक्त कर सकती है। उपयुक्त फोरम में आवेदन पर अदालत या तो अपील को खारिज कर सकती है या रजिस्ट्रार को उचित उपाय करने का निर्देश देने वाला आदेश पारित कर सकती है। आगे हम बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत न्यायालय के पास सिविल न्यायालय के समान शक्तियां होंगी और वह समान प्रक्रियाओं का पालन कर सकता है। उच्चतम न्यायालय जो है उच्चतम अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। अनिवार्य स्वैच्छिक पंजीकरण, ठीक, स्वैच्छिक का मतलब इंग्लिश में होता है वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट अनिवार्य को कहेंगे। और अधिनियम के अनुसार एक ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि नेचर में केवल वॉलंटरी है। यह माना जाता है कि अनिवार्य पंजीकरण बोझिल और महंगा साबित होगा और इसलिए यह वॉलंटरी प्रकृति का होता है। ठीक, दूसरी ओर यह तर्क दिया जाता है कि ट्रेड यूनियन के लिए रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट किया जाना चाहिए ताकि वह एक समान तरीके से निर्धारित प्रोविजनों और रूल द्वारा शासित हो सके। पंजीकृत कार्यालय सेक्शन 12 के अनुसार सभी संचार कम्युनिकेशन ट्रेड यूनियन में जो ट्रेड यूनियन के पंजीकरण कार्यालय पर किए जाएंगे। एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन की कानूनी स्थिति के बारे में बात करते हैं। लीगल स्टेटस ऑफ पंजीकृत जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 13 में ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के बाद उसकी कानूनी स्थिति के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है ट्रेड यूनियन जो पंजीकृत है वह पंजीकृत नाम के तहत एक कॉर्पोरेट निकाय अर्थात ट्रेड यूनियन की एक अलग कानूनी इकाई होगा। दूसरा, ट्रेड यूनियन का शाश्वत परपेचुअल उत्तराधिकार होता है, जिसका अर्थ है यूनियन का अस्तित्व या किसी भी मृत्यु, सदस्यता में परिवर्तन आदि की प्रवाह किए बिना जारी रहना और इसकी एक सामान्य मुहर होती है। अब हम आगे इसमें बात करते हैं। इसके पास चल और अचल मूवेबल व इमूवेबल संपत्ति को प्राप्त करने और धारण करने की शक्ति भी है और अनुबंध करने के लिए यह एक पक्ष हो सकता है। यह पंजीकरण नाम से मुकदमा कर सकता है, यानी यह पंजीकृत नाम से मुकदमा कर सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यह निश्चित स्थिति में व्यापार विवाद की खोज में किए गए किसी भी कार्य से संबंधित ट्रेड यूनियन के खिलाफ कोई सिविल मुकदमा या कानूनी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती। अब हम बात करते हैं अधिनियम जो पंजीकृत ट्रेड यूनियन पर लागू नहीं होते हैं, ये सेक्शन 14 में बताया गया है। सेक्शन 14 के तहत अधिनियम पंजीकृत ट्रेड यूनियन पर लागू नहीं होते हैं। वे कौन से हैं इसको समझते हैं। सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860 और 1860 का 21, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और 1912 का 2, कंपनी एक्ट 1956
का फर्स्ट। इस तरह के अधिनियम किसी भी पंजीकृत ट्रेड यूनियन पर लागू नहीं होंगे और यदि कोई ट्रेड यूनियन इनमें से किसी भी अधिनियम के तहत खुद को पंजीकृत करवाती है तो ऐसा पंजीकरण शून्य प्रकृति का होगा। अब हम बात कर लेते हैं आगे, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए समय अवधि क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होते हैं। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में पंजीकरण के लिए यानी रजिस्ट्रेशन के लिए स्वीकृति और अस्वीकृति के लिए किसी समय अवधि या उल्लेख नहीं किया गया है। यदि पंजीकरण की सभी आवश्यकताओं को विधिवत पूरा किया जाता है तो ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करना रजिस्ट्रार का एक वैधानिक कर्तव्य है। लेकिन यदि कोई प्रावधान पूरा नहीं किया जाता है तो पंजीकृत करने से इनकार करने की कोई समय सीमा नहीं है। एक मामला है इसमें ACC रंजका लाइम स्टोन खादान मजदूर यूनियन वर्सेस ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार 1958 का। इसके फैक्ट क्या थे? याचिकाओं ने 31 जुलाई 1957 को बिहार सरकार पटना के ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार को एक पंजीकृत डाक कवर के तहत पावती एक्नॉलेजमेंट के साथ एक आवेदन भेजा। ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार को 3 अगस्त 1957 को आवेदन प्राप्त हुआ था। लंबे समय तक ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता ने पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रजिस्ट्रार को कई रिमाइंडर भेजे और 23 दिसंबर को यानी 23 सितंबर को याचिकाकर्ताओं की ओर से टेलीग्राफिक रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया था। 3 महीने से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए यूनियन ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उसने अनुरोध किया कि ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार को यूनियन के अपने वैधानिक कर्तव्य यानी लीगल ड्यूटीज़, उसके जो लाइबिलिटीज़ है के रूप में पंजीकृत करने या करने से इनकार करने के लिए शासित किया जाना चाहिए। निर्णय क्या हुआ? निर्णय पटना उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट है कि पंजीकरण का आवेदन अधिनियम के सभी आवश्यकताओं के साथ पूरा किया गया है तो सेक्शन 8 के अनुसार ट्रेड यूनियन को पंजीकृत कराना उसका वैधानिक कर्तव्य है। अदालत ने रजिस्ट्रार को कानून के मुताबिक ट्रेड यूनियन के आवेदन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आदेश दिया था। अब हम आगे बात करते हैं ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लाभ। एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन एक अलग कानूनी इकाई का दर्जा प्राप्त करता है, जिसका अर्थ है कि वह कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है और दूसरों पर मुकदमा भी कर सकता है। अब हम आगे बात करते हैं ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लाभ क्या हैं, इस विषय में बात कर लेते हैं, क्या फ़ायदे हैं। एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन एक अलग कानूनी कार्य इकाई का दर्जा प्राप्त करता है, जिसका अर्थ है कि अनुबंधों में प्रवेश कर सकता है और दूसरों पर मुकदमा भी कर सकता है। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। पंजीकरण के बाद सभी ट्रेड यूनियन एक निगमित निकाय बन जाते हैं और एक सामान्य मोहर प्राप्त करते हैं। ये किसी भी चल और अचल संपत्ति को खरीदने और रखने के लिए अधिकृत होते हैं। ये अन्य पक्षों के साथ अनुबंध भी कर सकते हैं। ये इसके नाम पर कोई भी कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। अब हम आगे बात करते हैं जो है पंजीकृत ट्रेड यूनियन के विशेषाधिकार प्रिविलेजेस के बारे में। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 का सेक्शन 17 और 18 के तहत प्रावधान दिए गए हैं। सेक्शन 17 आपराधिक साजिश की सजा से छूट प्रदान करती है, जो 6 महीने तक की कैद और जुर्माना या दोनों हो सकती है। अब हम बात करते हैं एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्यों या पदाधिकारियों के लिए एक ट्रेड यूनियन के उद्देश्यों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सदस्यों के बीच किए गए किसी भी समझौते से संबंधित है। सेक्शन 18 सिविल कार्यवाही से उन्मुक्ति इम्यूनिटी प्रदान करता है पंजीकृत ट्रेड यूनियन को और कोई भी सदस्य या पदाधिकारी को एक व्यापार विवाद की खोज में किए गए किसी भी कार्य से संबंधित है जिसमें व्यापार का एक सदस्य इस आधार पर एक पक्ष है कि ऐसे कार्य किसी अन्य व्यक्ति को उत्तेजित करते हैं। रोजगार के अनुबंध का उल्लंघन करने के लिए, व्यापार व्यवसाय रोजगार या किसी अन्य व्यक्ति में हस्तक्षेप करने के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के अपनी पूंजी या उसके श्रम को नष्ट करने के अधिकार में हस्तक्षेप करने के लिए। अब आगे यहाँ पर बात कर लेना ट्रेड यूनियन के पंजीकरण से उन्मुक्ति के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 17 आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान करते हैं। सेक्शन 18 सिविल दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान करते हैं। सेक्शन 19 व्यापार पर रोक लगाने के लिए समझौते करने का विशेषाधिकार देती है। अब हम आगे यहाँ पर बात करते हैं कि ट्रेड यूनियन के पंजीकरण और मान्यताओं में अंतर क्या है। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण और मान्यताओं के बीच मुख्य अंतर यह है कि पंजीकरण रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है और मान्यता प्रबंधन द्वारा
सामूहिक सौदेबाजी कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के रूप में दी जाती है। इनमें से कोई भी ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत अनिवार्य नहीं है। पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पास उसके साथ कुछ अंतर्निहित इनहेरेंट लाभ हो सकते हैं, इनहेरेंट लाभ भी होते हैं, और जबकि ट्रेड यूनियन की मान्यता का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है, और एक बार उन्हें मान्यता मिल जाने के बाद यह उन्हें कुछ अधिकार प्रदान करता है। अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण पर राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के मद्देनज़र राष्ट्रीय श्रम आयोग ने वर्ष 1969 में विभिन्न सिफारिशें प्रस्तावित की गई हैं। ट्रेड यूनियन का पंजीकरण जो स्वैच्छिक है यानी वॉलंटरी है, उसे अनिवार्य किया जाना चाहिए। पंजीकरण के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए रजिस्ट्रार के लिए कुछ समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। यदि जो यूनियन द्वारा अधिनियम में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो पंजीकरण को रद्द करने के लिए प्रभावी उपाय प्रदान किए जाने चाहिए। देखिए, जो उपयुक्त सिफारिशों के बाद विभिन्न अधिनियम पारित किए गए हैं, इसके बाद एक दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की गई, और परिणामस्वरूप 2002 में एक दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और इस रिपोर्ट में आयोग ने सिफारिश की थी कि असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में यूनियन के मामले में पात्रता एलिजिबिलिटी शर्त यानी 10% सदस्यता की आवश्यकता लागू नहीं होगी। अब इसका कंक्लूजन पर बात कर लेते हैं। ट्रेड यूनियन की उपस्थिति नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की भावना के साथ एक स्वस्थ संबंध स्थापित करती है। कर्मचारी यूनियन कर्मचारियों के अधिकारों और परिभाषित व्यवस्थित करते हैं और नियोक्ताओं पर दबाव डालते हैं कि वे उन्हें धोखा ना दें। ट्रेड यूनियन का पंजीकरण सुनिश्चित करता है कि एक ट्रेड यूनियन विधिवत रूप से प्रमाणित और मान्यता प्राप्त है, और इसके लिए अधिनियम में इसके प्रावधान व्यापक रूप से निर्धारित किए गए हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं यह ट्रेड यूनियनों के कारण कि कर्मचारियों को लगता है कि जो उनके अधिकारों और विधिवत रक्षा की गई है, और वे कभी भी क्या है नियोक्ताओं पर दबाव बना सकते हैं। उन्हें लगता है कि नियोक्ता उन पर अनावश्यक रूप से हावी हो रहे हैं। और इसके अलावा ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत ट्रेड यूनियन के पंजीकरण ने ट्रेड यूनियन की मान्यता और प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद की है। अधिनियम के विस्तृत जो प्रावधान एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन की गतिविधियों के लिए सिविल और आपराधिक कानूनों से यूनियन लीडर को उपलब्ध ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने की प्रक्रिया, लाभ और विभिन्न उन्मुक्ति के बारे में बात करते हैं। तो आज हमने डिटेल में जाना जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 था।